Hello, hello students. Welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 6th of June 2024. तो आज हम 6 जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज बन रही हैं, देन कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जिन्हें हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ बैंकिंग और वित्त समाचार देखेंगे, कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समाचार देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, नियुक्तियां और इस्तीफे, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे। रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचार देखेंगे, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आज का सारांश कि हमने क्या क्या समरी के अंदर क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की हैं या डिस्कस की हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो भारत ने जेनेवा में आयोजित ITU के WSIS+20 फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। तो अभी 27 से 31 मई 2024 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेसिकली विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन फोरम आयोजित किया गया था, जहां पर भारत ने क्या किया है, अभी पार्टिसिपेट किया है। भारत प्रतिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव नीरज वर्मा ने किया। भारत ने 30 से 31 मई 2024 तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जेनेवा में आयोजित AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में भी भाग लिया। शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा 40 संयुक्त राष्ट्र सहयोगी एजेंसियों के साथ साझेदारी में किया गया और स्विट्जरलैंड सरकार के साथ सह आयोजित किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ITU जिसकी शुरुआत की गई थी 1865 में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम 1934 में बदलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ITU को एस्टेब्लिश किया गया था 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन के नाम से, और अभी 1934 में इसे क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। नेक्स्ट है, Netherlands became India's third largest export destination in financial year 2024 after US और UAE। तो UAE और US के बाद नीदरलैंड वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना है। तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पर UAE है, और तीसरे नंबर पर अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे होगा नीदरलैंड। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड वित्त वर्ष 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरे सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। भारत भारत को नीदरलैंड की भारत का जो नीदरलैंड को निर्यात है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 21.61 बिलियन USD डॉलर की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3.5% बढ़कर 22.36 बिलियन हो गया है, जबकि भारत के कुल उत्पाद शिपमेंट में 3% से अधिक की गिरावट आई है। नीदरलैंड के साथ व्यापार अधिशेष फाइनेंशियल ईयर 2023 में USD 13 मिलियन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में USD 17.4 बिलियन हो गया है, जो पेट्रोलियम उत्पादों, विद्युत सामान, रसायन और फार्माक्यूटिकल की शिपमेंट द्वारा संचालित था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार फाइनेंशियल ईयर 2023 में 27.58 बिलियन की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 में थोड़ा घटकर 27.34 बिलियन हो गया है। नीदरलैंड कुशल बंदरगाहों और सड़कों, रेलवे और जलमार्गों के माध्यम से यूरोपियन संघ की कनेक्टिविटी के साथ एक यूरोपियन केंद्र भी बन गया है। क्लियर?
तो नीदरलैंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेजिग्नेशन इन फाइनेंशियल ईयर फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। भारत की बदलती तेज गतिशीलता, प्रतिबंधों के बावजूद रूस शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो रशिया इमर्ज एज अ टॉप सप्लायर डिस्पाइट सैंक्शंस। तो पश्चिमी प्रतिबंधों के कड़े होने के बाद रूसी तेल पर भारत की निर्भरता में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। प्रतिबंधों से संबंधित चुनौतियों के कारण आयात में गिरावट के बावजूद रूस ने भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। क्लियर? तो भारत की बदलती तेल गतिशीलता प्रतिबंधों के बावजूद रूस शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। नेक्स्ट इज एमपी की इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा ने रिकॉर्ड बनाया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनकर नोटा का रिकॉर्ड बनाया है। कुल मतदाताओं में से 14.01% ने इनमें से कोई नहीं को चुना। नोटा विकल्प को 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेश किया गया था। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। क्लियर? तो इंदौर लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा नोटा ने रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने परसेंट? 14.01% लोगों ने नोटा को सिलेक्ट किया कुल वोट का। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएसयू बैंकों के लुक आउट सर्कुलर जारी करने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह फैसला ऐसे बैंकों द्वारा जारी सभी एलओसी की अमान्य कर या सभी एलओसी को अमान्य कर देता है, मींस लुकआउट सर्कुलर्स को। सरकारी ज्ञापन में एक खंड को चुनौती देने पर यह निर्णय आधारित था। तो याद रखना बॉम्बे हाईकोर्ट का यह डिसीजन है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो आईएलओ विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण 2024 में वैश्विक रोजगार दर घटकर 4.9% हो गई है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो ड्रॉप हुआ है कितना? 4.9% इन 2024। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण मई 2024 अपडेट के अनुसार जो वैश्विक रोजगारी दर है वो 2024 में थोड़ी घटकर 4.9% हो जाएगी, जो 2023 में 5% थी लगभग। रिपोर्ट में लगातार बनी रहने वाली असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में महिलाओं को प्रभावित करती है और गरीबी और अनौपचारिकता से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की वर्तमान अपेक्षाओं का विश्लेषण भी किया गया है। 2024 में नौकरियों की कमी का अनुमान 402 मिलियन व्यक्तियों का है, जिसमें 183 मिलियन बेरोजगारों के रूप में वर्गीकृत है। महिलाओं को असमान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निम्न आय वाले देश में पुरुषों की तुलना में 22.8% की नौकरियों की कमी होती है, जबकि पुरुष के लिए यह 15.3% है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनौपचारिक रोजगार 2005 में 1.7 अरब से बढ़कर 2024 में 2 अरब हो गया है, जिससे एसडीजी की ओर प्रगति धीमी हो गई है। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनकी प्रगति भी क्या हो गई है, इसमें धीरे हो गई है, उनकी ग्रोथ भी, प्रोग्रेस भी स्लो हो गई है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की स्वामित्व आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए तथ्यार्थ समिति का गठन किया है। तो भारत के प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक तथ्यार्थ समिति का गठन किया कि वे लचीले, स्वतंत्र और निष्पक्ष जोखिम प्रबंधन के रूप में कार्य करें। उसके अलावा समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट करेंगी। तो कौन करेंगी? जो डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, उषा थोराट। समिति उन पात्र निवेशकों की सूची का विस्तार करने की व्यवहार्यता की जांच करेगी जिसे एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में शेयरधारिता लाने की अनुमति दी गई है और उनके निवेशकों की श्रेणियों का सुझाव देगी जो शेयरधारिता प्राप्त कर सकते हैं। यह विभिन्न संस्थाओं की एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में शेयरधारिता सीमा को बदलने की आवश्यकता की भी समीक्षा करेगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की वर्तमान स्वामित्व संरचना मुख्य रूप से मूल एक्सचेंज द्वारा नियंत्रित होती है,
जिसमें सभी क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने मूल एक्सचेंजों की सहायक कंपनियां होती हैं और नियामक दृष्टि में आती हैं। Next, PNB and IIFCL sign MOU to finance infrastructure project. तो पंजाब नेशनल बैंक और इसके साथ साथ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा सके। तो पीएनबी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयर और आईआईएफसीएल के एमडी पद्मनाभम राजा जयशंकर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ज्ञापन के तहत पक्ष आपसी सहमति से एक संघ या बहुऋणी व्यवस्था के माध्यम से भाग ले सकते हैं, जिससे उचित परिश्रम के बाद संभावित उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय समर्थन सुनिश्चित हो सके। आईआईएफसीएल भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे जनवरी 2006 में कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस रीब्रांड टू एडलविस लाइफ इंश्योरेंस। तो जो एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस था उसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया है। उसके साथ साथ इसका लोगो ताजा किया गया, जबकि इसकी ब्रांड पोजीशनिंग जिंदगी अनलिमिटेड को बरकरार रखा गया है। कंपनी के इस पुनः ब्रांडिंग प्रयास से तेजी से बदलते बीमा उद्योग में नवाचार, सरलता और ग्राहक केंद्रीय दृष्टिकोण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। अपने आरंभ से ही जीवन बीमा कंपनी ने 40% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि की है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस ने 99.2.3% का क्लेम सेटलमेंट रेशिया और 56 का राष्ट्रीय पेंशन योजना बेसिकली जो ग्राहक संतुष्टि सूचकांक उसकी भी रिपोर्ट जारी की है। एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस पूर्व में एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने जुलाई 2011 में देशव्यापी संचालन शुरू किया और इसका मुख्यालय कहां पर है, महाराष्ट्र, मुंबई में। तो 2011 में स्टार्ट हुआ था ये, जिसका भी नाम बदलकर एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली अप्रूव कर दिया है एक्विजिटिंग इन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड MMK टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड बाय सिंट्रा। तो 4 जून 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सिंट्रा द्वारा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और MMK टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजना को मंजूरी दी है। CCI ने भी मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे लिमिटेड में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव संयोजित को मंजूरी दी। CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी और इसे 2009 में विधिवत गठित किया गया था। CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट है CBIC चेयरपर्सन इनॉग्रेट GST भवन एट रोहतक, हरियाणा। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल, उन्होंने अभी हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया है या आधिकारिक उद्घाटन किया है। यह परिसर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड रोहतक आयुक्तालय के आधिकारिक परिसर के रूप में कार्य करता है। उद्घाटन समारोह में श्री शशांक प्रिय, सदस्य CBIC GST रोहतक आयुक्त, पंचकुला जोन के अधिकारी और कर्मचारी और वरिष्ठ CBI अधिकारी भी उपस्थित रहे। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है बजाज अलायंस फोर्स। तो एक्सिस बैंक और बजाज अलायंस फोर्स ने बैंक अश्योरेंस अलायंस साइन किया। तो बैंक अश्योरेंस गठबंधन का मतलब क्या होता है, जो बजाज अलायंस है उसके इंश्योरेंस को अब कौन सेल करेगा, एक्सिस बैंक। जब बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करें तो उसे क्या कहा जाता है, बैंक अश्योरेंस। भारत में बीमा, पैठ और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यह सहयोग लक्षित है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस उत्पाद एक्सिस बैंक के विस्तृत नेटवर्क के 5250 से अधिक शाखाओं में वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट इज NPCI इंटरनेशनल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू फोर्ज लैंडमार्क पार्टनरशिप फॉर UPI पेमेंट। तो जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है और पेरू के रिजर्व बैंक ने UPI भुगतान के लिए ऐतिहासिक साझेदारी की है। यह सहयोग दक्षिण अमेरिका के लिए एक अग्रणी कदम है। इस पहल का उद्देश्य पेरू के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति लाना है, जिससे आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। अका फिनकैब ने IDAI लाइसेंस के साथ वित्तीय समाधान का विस्तार किया। तो IDAI इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो अर्का फिनकैप लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ने ईडीआई से एक कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस प्राप्त किया है। यह लाइसेंस अर्चा को बीमा वितरण में प्रवेश करने की भी अनुमति देता है। अर्का के मौजूदा वित्तीय समाधान पोर्टफोलियो को ग्राहकों की आवश्यकताओं को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट, सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। तो सेबी ने एक कमेटी बनाई है टू रिव्यू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक ढांचे का आकलन करने और सुधार प्रस्तावित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट कर रही हैं, अभी हमने पढ़ा भी था। यह कदम भारतीय प्रतिभूति बाजारों की गतिशील वृद्धि के प्रति प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि वो डेडिकेटेड टेलीमानस सेल आर्म फोर्स के लिए सेट कर सके। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ सशक्त बलों के लिए एक समर्पित टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों के बीच नेटवर्क सेल स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। टेली मानस सेल एक राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, जिसे महाराष्ट्र के पुणे सशक्त बल चिकित्सा महाविद्यालय में 2 वर्षों के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में संचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव और प्रबंधक निर्देशक आराधना पटनायक और एएफएमएस के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह द्वारा नई दिल्ली में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। टेली मानस जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक विस्तार है, जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध टोल फ्री नंबर 14 416 के माध्यम से 24x7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। अक्टूबर 2022 में अपनी शुरुआत के बाद से टेली मानस को 10 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई और यह प्रतिदिन 3500 से अधिक कॉल्स को संभालता है, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण मांग को भी दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज AFMS sign MOU with IIT हैदराबाद फॉर कोलैबोरेटिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस है जो हमारी, उन्होंने अभी आईआईटी हैदराबाद के साथ एक सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक एमओयू साइन किया है। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और आईआईटी हैदराबाद के निर्देशक प्रोफेसर बुधाराजू श्रीनिवास मूर्ति द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग का उद्देश्य नए चिकित्सा उपकरणों के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। सहयोग के क्षेत्र में ड्रोन आधारित रोगी परिवहन, टेलीमेडिसिन नवाचार, चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग और नैनो प्रौद्योगिकी में प्रगति शामिल है। समझौता ज्ञापन छात्र विनियम कार्यक्रमों, स्नातक छात्रों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों और संकाय विनियम पहलों को भी सुगम बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो विश्व के 50% से अधिक मैंग्रोव के नष्ट होने का खतरा है। अभी IUCN ने अपनी लिस्ट जारी की है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज IUCN ने की रेड लिस्ट के अनुसार दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के पतन का खतरा है, जिसमें लगभग 1 में से 5 को गंभीर खतरा है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर 33% मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। यह IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम के लिए पहला वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन है, जो पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य को मापने के लिए एक वैश्विक मानक है। यह मूल्यांकन पहली बार है जब किसी पारिस्थितिक तंत्र समूह का पूरी पृथ्वी पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया है। IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में और इसका नेतृत्व महानिदेशक डॉक्टर ग्रेथल एग्विलर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, रूसी एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें 1000 संचयी दिन अंतरिक्ष में बिताने वाले वो पहले यात्री बन गए हैं। तो रोस्कोमोस राज्य निगम के अंतरिक्ष यात्री ओलेंग अंतरिक्ष में 1000 संचयी दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वे वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करते हैं। यह उपलब्धि कुल अंतरिक्ष उड़ान अवधि के मामले में एक विश्व रिकॉर्ड को भी चिन्हित करती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। 12 देशों ने शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए अंतरिक्ष स्थिरता की ओर
कदम बढ़ाए। तो 12 देशों ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी विच इज ईएसए द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। चार्टर अंतरिक्ष मलबे के गंभीर मुद्दे को संबोधित करता है। 2023 में अनावरण किया गया। यह हस्ताक्षरकर्ताओं को 2030 तक मलबा तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो 12 देशों ने साइन किए हैं जीरो डेब्रिस चार्टर में। नेक्स्ट इज रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सेवा केंद्रों का विस्तार करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 प्रमुख बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र स्थापित करना है। स्पर्श एक वेब आधारित प्रणाली रक्षा पेंशन धारकों के बैंक खातों में पेंशन की सुगम प्रक्रिया और सीधे क्रेडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो स्पर्श आपको याद रखना है क्या है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को हम सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र के थ्रू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और हेल्थ के लिए, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसके संरक्षण और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देने के लिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो यह कार्यक्रम 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संचालित किया गया था। 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोधक क्षमता है। नारे के तहत हमारी भूमि हमारा भविष्य है, हमें जनरेशन रिस्टोरेशन। तो ये क्या है, स्लोगन है। सऊदी अरब साम्राज्य विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का वैश्विक मेजबान है। तो कौन कर रहा है मेजबानी, सऊदी अरब कर रहा है, जबकि कोरिया गणराज्य 2025 में इसकी मेजबानी करेगा। पहला पर्यावरण दिवस अगर हम बात करें तो 5 जून 1973 को मनाया गया था। तो फर्स्ट 5 जून 1973 को बनाया गया था और इस बार सऊदी अरब कर रहा है इसकी अध्यक्षता और नेक्स्ट टाइम कोरियन गणराज्य इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट इज अवैध, अप्रमाणित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024। तो 5 जून को ही हम फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे के रूप में मनाते हैं। तो 2024 का आईयूयू मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए 7वां अंतरराष्ट्रीय दिवस है। तो ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस है, 7वां है। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को अवैध, अनियमित और अनियंत्रित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अवैध, अनियमित और अनियंत्रित मछली पकड़ने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन भूख को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डे न्यूज। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उसने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल के पेड़ का पौधा लगाया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उनके साथ थे। क्लियर। तो एक पेड़ मां के नाम। नेक्स्ट इज यूएन रशियन लैंग्वेज डे 2024। तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2024। तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यह दिन 2010 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह रूसी भाषा के अध्ययन और सराहना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह तारीख अलेक्जेंडर पुशिकिन के जन्मदिन के साथ मेल खाती है, जो सबसे प्रमुख रूसी लेखक और रचनाकारों में से एक है। क्लियर। तो यूएन रशियन लैंग्वेज डे। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया। न्यायमूर्ति हीमा कोहली को इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो 31 मई 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति हीमा कोहली को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के 12 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें भारत के प्रमुख न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ द्वारा नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सुखदा प्रीतम अतिरिक्त रजिस्ट्रार सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगी, जिसमें न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और अधिवक्ता सौमज्यजीत पाणी सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में श्रुति पांडे, जयदीप गुप्ता, डॉक्टर लेनी चौधरी, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी, मीनाक्षी अरोड़ा और महालक्ष्मी पावनी शामिल हैं। न्यायमूर्ति हीमा कोहली को 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील नियुक्त किया गया था।
अब से उन्हें विभिन्न न्यायिक क्षमताओं में सेवा की है अब तक। नेक्स्ट, कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने हैं शेख सबाह खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबाह। तो शेख सबा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल शबा को आधिकारिक रूप से कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में शपथ दिलाई गई। अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा के समक्ष हैं। समारोह ने औपचारिक रूप से शेख शबा को कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नामांकित करने वाली अमेरिकी आदेश का पालन किया। यह नामांकन पहली बार है जब किसी कुवैत क्राउन प्रिंस को नामित किया गया है जिसका पिता अमीर के रूप में शासन नहीं कर चुका है। शेख सबाह ने 2019 से 22 तक कुवैत के प्रधानमंत्री और 11 से 19 तक विदेश मंत्री के रूप में भी सेवा की है। उन्होंने सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख के रूप में भी सेवा की है। नेक्स्ट इज ओम बिरला 20 वर्षों में पहले लोकसभा अध्यक्ष बने जो फिर से सांसद चुने गए हैं। तो ओम बिरला जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कोटा संसदीय सीट से फिर से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 41,139 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। बिरला 20 वर्षों में पहले अध्यक्ष हैं जिन्हें सांसद के निचले सदन के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। राकेश मोहन जोशी को वाइस चांसलर ऑफ IIFT विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अपॉइंट किया गया है। तो IIFT के कुलपति राकेश मोहन जोशी को नियुक्त किया गया है। तो राकेश मोहन जोशी जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, उनको भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का कुलपति नियुक्त किया गया है। IIFT वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक विद्यालय है। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की है बेसिकली, जिसमें IIT बॉम्बे IIT दिल्ली शीर्ष 150 में, MIT सूची में सबसे ऊपर। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 के अनुसार IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ही दो भारतीय संस्थान हैं जो वैश्विक स्तर पर शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में शामिल है। IIT बॉम्बे ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है, जबकि IIT दिल्ली अपने रैंक 2024 में 197वें स्थान से सुधार कर 2025 में 150वें स्थान प्राप्त किया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज USA ने 13वीं बार वैश्विक सूची में बेसिकली जो MIT है उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड रैंकिंग से प्रतिष्ठित राइजिंग स्टार पुरस्कार प्राप्त हुआ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 का यह 21वां संस्करण है जिसमें 105 उच्च शिक्षा प्रणालियों के 1500 विश्वविद्यालय शामिल। नेक्स्ट इज भारत 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। तो भारत 2025 में प्रतिष्ठित 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम 42 साल के अंतराल के बाद भारत में वापसी कर रहा है। 8 से 10 जून के लिए निर्धारित AGM दिल्ली में आयोजित होगा। यह तीसरी बार होगा जब दिल्ली ने AGM की मेजबानी की। इससे पहले 1958 और 1983 में भी हो चुका है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 6 जून 2024 के हमने कवर किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो एक बार समरी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल न्यूज में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ी है। सबसे पहले हमने देखा कि जेनेवा में IT-US WSIS+20 फोरम की हाई लेवल इवेंट हुआ जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नीदरलैंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया भारत के लिए, और रशिया इमर्ज एज अ टॉप सप्लायर डिस्पाइट सैंक्शन। क्लियर? तो प्रतिबंधों के बावजूद रूस शीर्ष आपूर्ति के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय में हमने देखा कि MP इंदौर लोकसभा सीट में नोटा ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने PSU बैंक पावर के लिए लुकआउट सर्कुलर को कैंसिल कर दिया रूल को। बैंकिंग एंड फाइनेंस से हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखी जिसमें हमने वर्ल्ड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड देखा, सेबी क्लियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, उसके साथ साथ PNB और IIFCL का MOU देखा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अभी एडलविस वाइस ने अपना नाम चेंज किया है। CCI ने सिट्रा द्वारा RBI इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट NMM के टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को अप्रूवल दे दिया एक्विस्ट करने के लिए। सिंट्रा इन्हें अप्रूव कर सकता है। CBIC चेयरपर्सन हमने देखे GST भवन में, बेसिक चेयरपर्सन इनोग्रेट GST भवन इन रोहतक। उसके साथ साथ बैंक एश्योरेंस के लिए एक्सिस बैंक और बजाज अलायंस ने पार्टनरशिप की है। NPCI ने पेरू के साथ एग्रीमेंट साइन किया है UPI के लिए।
उसके साथ-साथ हमने देखा कि सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है और इडाई लाइसेंस से रिलेटेड में हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। देन हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखा मिनिस्ट्री ऑफ होम वेलफेयर ने बेसिकली हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने सशक्त बलों के लिए समर्पण टेली मानस सेल स्थापित की। एएफएमएस ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया। उसके अलावा आईयूसीएन की रिपोर्ट देखी मैंग्रोव को लेकर, जिसमें उन्होंने खतरा बताया 50% से अधिक मैंग्रोव पतन के उस पर है, राह पर है या खत्म होने के राह पर है। रूसी अंतरिक्ष हमने यात्री देखा जो सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने 1000 दिन रहने का जिसने रिकॉर्ड बनाया है। उसके साथ साथ 12 देशों ने शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो जाए और हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पर्श सेवा केंद्रों का विस्तार करने के लिए एमओयू साइन किया है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देखा, उसके साथ साथ अवैध नियंत्रण और प्रबंधित मछली पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखा। पीएम ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की और यूएन रूसी भाषा दिवस। उसके साथ साथ हमने अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से भी देखी, जिसमें हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक कमेटी अपॉइंट की है जिसके हेड हिमा कोहली को बनाया गया है। अभी कुवैत के क्राउन प्रिंस देखे हमने ओम बिरला को दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया और आईएफटी का कुलपति राकेश मोहन जोशी को अपॉइंट किया गया है। रैंक और रिपोर्ट समाचार में हमने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखी 2025 के लिए और शिखर सम्मेलन में हमने देखा 2025 में 81वीं आईएटीए वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत करेगा। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।